अखिल का हीरो का अच्छा खासा व्यापार था। घर में रुपयों पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन शादी के 5 साल बाद भी उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी। इसीलिए अखिल और उसकी पत्नी सिंदूरा हर समय बस ईश्वर से एक बच्चे की फरियाद करते रहते थे। कहते हैं ना, ईश्वर के यहाँ देर है अंधेर नहीं। शादी के ठीक 5 सालों बाद उनके घर पर एक बेटे का जन्म होता है। दुआ और मन्नतों से मिलने के कारण वे दोनों अपने बेटे रवि की हर जायज नाजायज मांगों को हंसते हंसते पूरा कर देते थे। अखिल और सिंदूरा की धड़कन बस उनके बेटे रवि में ही बसी हुई थी। धीरे धीरे लाड़ प्यार से पलते हुए रवि 16 साल का हो जाता है। पापा मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। स्कूल नहीं जाओगे? क्यों? पापा मेरे स्कूल में मन नहीं लगता। मुझसे पढ़ाई नहीं होती पापा, और टीचर इतना होमवर्क दे देती है जो मुझसे नहीं होता पापा। अरे मेरे लाडले बेटे, तुम्हें स्कूल जाकर पढ़ाई करने के लिए कौन कहता है? तुम बस स्कूल जाओ और अच्छे अच्छे दोस्त बनाओ। पढ़ाई के लिए मैंने तुम पर कोई दबाव डाला है जो अब डालूंगा। और रही बात होमवर्क की, तो होमवर्क मत करना, वो सब पापा देख लेंगे। सच पापा? पापा यू आर द बेस्ट फादर ऑफ वर्ल्ड। पापा पढ़ाई के बारे में सोच सोच कर तो मुझे स्कूल से नफरत सी हो गई थी, लेकिन अब मुझे कोई टेंशन नहीं है क्योंकि आप जो मेरे साथ हैं। सुनिए, आपने ये क्या बोल दिया? इस तरह से तो ये बिल्कुल पढ़ाई नहीं करेगा। आपने ये ठीक नहीं किया। अरे तुम क्यों चिंता करती हो? स्कूल तो मेरे ही पैसे से चलता है। मेरा इतना बड़ा एम्पायर है, रुपया पैसा सब इसी का तो है। आखिर मैंने ये सब ऐशो आराम किसके लिए जमा किया है? जिस औलाद के लिए मैं इतना तरसा हूँ, मैं उसे दुखी नहीं देख सकता। भाग्यवान। मैं अपने बेटे के भविष्य के लिए कहती हूँ, अखिल लाड़ प्यार की एक हद तय करो, नहीं तो कहीं पछताना न पड़ जाए। देखो, तुम बात का पतंगड़ मत बनाया करो। और हाँ, आज मुझे रवि के लिए बाइक लेने जाना है, तो सुबह सुबह मेरा मूड मत खराब करो प्लीज। क्या कहा? बाइक? आपका बेटा अभी 16 साल का ही है, अभी से उसे बाइक क्यों दिलानी है? सिंदूरा के कहने का अखिल पर कोई असर नहीं होता और वो कार में सवार होकर अपने ऑफिस को निकल जाता है। कुछ दिन बाद रवि का रिजल्ट आता है। अखिल के बाइक दिलवाने और जरूरत से ज्यादा लाड़ प्यार करने के कारण रवि 10वीं में फेल हो जाता है। बस कर दिया ना नाम रोशन। मैं कहती हूँ, क्या जरूरत थी इतनी सी उम्र में बड़े बड़े शौक पालने की? पढ़ाई करने की उम्र में तुम अपने दोस्तों के साथ बाइक पर घूमते हो और डिस्को में जाकर टाइम पास करते हो। मिल गया नतीजा? अरे ठीक है ना, फेल हो गया तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा। रवि 10वीं पास हो या फिर फेल, हमारी कंपनी का सीईओ तो इसी को बनना है ना। इसे चिंता करने की क्या जरूरत है? देखो बेटा, कुछ साल और मजे कर लो, फिर तुझे हमारा बिजनेस संभालना है। ठीक है? ठीक है पापा, जैसा आप कहें। यूं ही कुछ और साल बीत जाते हैं। रवि बढ़ती उम्र के साथ और भी ज्यादा गैर जिम्मेदार होता जा रहा था। सिंदूरा के कई बार समझाने पर भी वो कोई काम करना ही नहीं चाहता था। इसलिए सिंदूरा अपने पति अखिल को एक बार और कहती है, अखिल तुम ठीक नहीं कर रहे हो। तुम अपने बच्चे को प्यार के नाम पर जहर खिला रहे हो। तुम्हारा प्यार एक स्लो पॉइजन की तरह उसके भविष्य को खत्म कर रहा है। अरे भाग्यवान, तुम उसके भविष्य की चिंता क्यों कर रही हो? उसे संभालने के लिए उसका बाप है ना। जीने दो उसे अपनी जिंदगी। समय आने पर वो खुद समझदार और जिम्मेदार हो जाएगा। सिंदूरा अपने बेटे रवि को बहुत अच्छी तरह समझ चुकी थी। वो जानती थी रवि को सुधारना अब लगभग नामुमकिन है, लेकिन अखिल की आंखों पर न जाने कौन सी पट्टी बंधी हुई थी कि वो अपने बेटे का अच्छा बुरा समझ ही नहीं पा रहा था। रवि के पास महंगी से महंगी गाड़ियाँ, बाइक, कपड़े और जेवर का ढेर लगा हुआ था। अखिल के अति लाड़ प्यार ने रवि को आवारा बना दिया था। आखिर एक दिन ऐसा ही होता है जिसका सभी को डर था। एक दिन अखिल के कहने पर भी रवि ऑफिस जाने को तैयार नहीं था। रवि का ये रवैया देखकर अखिल काफी दुखी हो गया था। और हद तो तब हुई कि रवि एक दिन एक लड़की को लेकर घर पहुंचा। प्रिया, माँ से नमस्ते करो। ठहरो, पहले ये बताओ ये लड़की कौन है? माँ, ये प्रिया है और हम दोनों ने शादी कर ली है। क्या? शादी कर ली? और हमें बताना भी जरूरी नहीं समझा? इसमें बताने का क्या पापा, बस मन किया तो शादी कर ली मैंने। जस्ट चिल। अब पता चली गया ना आपको। अब इतना हाइपर क्यों हो रहे हो पापा? आप तो मेरे बेस्ट फ्रेंड हो ना। आज पहली बार अखिल को महसूस हुआ
कि रवि ने जो किया वो सही नहीं किया। सिंदूरा की बात अब उसे समझ में आ गई थी कि अति लाड प्यार से उसका बेटा बिगड़ चुका है। सच्चाई सामने आने पर अखिल अपने बेटे रवि से कहता है, देखो बेटा, जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब तुम शादीशुदा हो और प्रिया की जिम्मेदारी भी तुम्हारे ऊपर है। अब कल से तुम्हें मेरे साथ ऑफिस चलना होगा। पापा आपको तो पता ही है ना कि मुझसे काम नहीं होता, और अभी तो मेरे खेलने कूदने के दिन है पापा। खेलने कूदने वाले बच्चे अपने माँ बाप को बताए बिना शादी नहीं कर लेते। बस अब बहुत हो गया, कल से तुम ऑफिस जा रहे हो। फिर अखिल और रवि के बीच में बहस होने लगती है। तभी अचानक अखिल के सीने में दर्द होने लगता है। अखिल को फौरन हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। तभी पता चलता है कि अखिल के दिल में छेद है और उसे आराम की सख्त जरूरत है। और दिन रात भाग दौड़ कीजिए, अब तो डॉक्टर ने आपको बिस्तर से उठने के लिए भी मना किया है। बेटे को तो आपने किसी लायक बनाया ही नहीं, अब ये बिजनेस कौन संभालेगा? आवारा बेटे से उम्मीद करना बेकार है। अब कौन बनेगा हमारे बुढ़ापे की लाठी? मुझसे गलती हो गई सिंदूरा, मुझे पता नहीं था कि मुझे ये दिन देखना पड़ सकता है। अगर आज मुझे कुछ हो गया तो तुम दोनों का क्या होगा? जीवन का कोई भरोसा नहीं है अखिल, आज नहीं तो कल हमें जाना ही है। लेकिन क्या हमने अपने बच्चे को इस लायक बनाया है कि वो दुनिया में सरवाइव कर पाए? कभी सोचा है हमारे बिना उसका क्या होगा? उसने आज तक कोई काम नहीं सीखा है, ना पढ़ाई पूरी की है। आज पत्नी आई है, कल तो बच्चे भी होंगे, कौन संभालेगा इन सबको? तुम ठीक कहती हो, मगर तुम चिंता मत करो। मैंने इतना सारा धन जमा किया है कि उससे कोई दिक्कत नहीं आने वाली। देखो अखिल, कल हम रहे ना रहे, उसे अपनी जंग खुद लड़नी होगी। मगर तुम्हारा बच्चा सच्चाई से भाग रहा है और तुम अपने बेटे की सच्चाई से भाग रहे हो। जो लड़का अपने पिता के साथ ऑफिस में बैठने के लिए तैयार नहीं है, क्या तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारा जमा किया हुआ धन संभाल पाएगा? वो अय्याश बन चुका है, वो तुम्हारा पैसा दोनों हाथों से लुटा रहा है। जब ये पैसा खत्म हो जाएगा फिर वो क्या करेगा? क्या तुम्हें ये समझ आ रहा है? देखो अखिल, हर माता पिता का फर्ज होता है कि दुनिया से जाने से पहले अपने बेटे को इस दुनिया में जीने के लायक बनाकर जाए। क्या तुमने अपने बेटे को लायक बनाया है? सिंदूरा की बात सुनकर अखिल भी गहरी सोच में पड़ जाता है। फिर मन ही मन में अखिल ठान लेता है। कुछ दिन बाद अखिल की तबीयत ठीक होने पर उसे हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाती है। घर आने के बाद सिंदूरा अपने बेटे से कहती है, देखो बेटे, तुम अपनी मर्जी के मालिक हो और तुमने सब कुछ अपनी मर्जी से ही करना है। मुझे लगता है शायद तुम्हें हमारी जरूरत नहीं है, इसीलिए हमने तय किया है कि तुम अब इस घर में नहीं रह सकते। पापा ये क्या मजाक है? ये मजाक नहीं, सच है। देखो पापा, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। आप जल्द से जल्द मुझे 5 लाख रुपए दीजिए। हमें हनीमून पर जाने के लिए सिंगापुर की टिकट करवानी है पापा। 5 लाख रुपए क्या? अब तो तुझे 5 फुटी कौड़ी भी नहीं मिलने वाली। चुपचाप अपना सामान बांधो और निकलो यहाँ से। पापा प्रिया के सामने मेरी इंसल्ट कर रहे हो। बस बहुत हो गया पापा ये मजाक, अब खत्म कीजिए इस मजाक को। मजाक तो तुमने हमारा बना कर रखा है बेटे। क्या तुम्हें लाड प्यार देना हमारी गलती थी, जो तुम हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाकर आवारा बन गए? बच्चे तो माँ बाप के बुढ़ापे की लाठी होते हैं, मगर तुम्हें तो मुझे अपना बेटा कहने में भी शर्म आती है। पढ़ाई तुमसे हुई नहीं और काम तुमने सीखा नहीं, जिम्मेदारी का भी मतलब पता नहीं, और साहबजादे शादी करके चले आए हैं। पापा अब आपने एक शब्द और कहा ना तो मैं सच में घर छोड़कर चला जाऊंगा। हाँ चले जाओ, मैं भी तो यही कह रहा हूँ ना। जाओ और बाहर से 2 पैसे कमा कर दिखाओ, मेहनत मजदूरी करो। बाप के नाम के बिना एक दिन तो घर से निकल कर देखो तो सही, तुम्हें आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। पिता के मुंह से ऐसी बात सुनकर रवि गुस्से में अपनी पत्नी के साथ घर छोड़कर निकल जाता है। बड़ी मुश्किल से रवि को एक घर किराए पर मिलता है। उसके बाद वो काम की तलाश में निकल जाता है, मगर रवि के पास अनुभव, डिग्री या काम करने का कौशल कुछ भी नहीं है, इसलिए उसे काम नहीं मिलता। काम की तलाश में रवि हर रोज घर से निकलता और काम ना मिलने पर निराश होकर घर लौट आता। देखते ही देखते 1 महीना निकल चुका और मकान मालिक भी किराया मांगने लगा। किराया तो दूर की बात है, रवि के घर में खाने तक को कुछ नहीं बचा था। उसे नौकरी मिलने के आसार भी नजर नहीं आ रहे थे। वो हताश होकर अपना सर पकड़कर बैठा हुआ था। तभी उसे याद आया कि आज तो पापा का जन्मदिन है। उसे मन ही मन में ग्लानि होने लगी कि किस मुंह से पापा के सामने जाऊं।
फिर रवि ने जब अपनी जेब टटोली तो उसमें से 10 रुपये निकले। उन रुपयों से रवि ने फूल खरीदे और एक कागज पर हैप्पी बर्थडे पापा लिखकर रवि अपने घर की ओर चल पड़ा। पापा के सामने जाऊं भी तो कैसे जाऊं? मैं उनका सामना नहीं कर पाऊंगा। बस ये फूल दरवाजे के बाहर रखकर लौट आऊंगा। रवि जब घर के दरवाजे के पास फूल रखने जाता है तो उसे अपने मम्मी पापा की आवाज सुनाई देती है। मैं जानता हूँ कि रवि को कितनी तकलीफ हो रही होगी, मगर अब मैं उसे कैसे बताऊं कि मैं कुछ ही दिनों का मेहमान हूँ। मैं बस इतना चाहता हूँ कि मेरे मरने से पहले वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, इसीलिए मैंने उसे घर से निकाला था। आपने बिल्कुल ठीक किया है अखिल। कभी कभी औलाद को सही रास्ता दिखाने के लिए सख्ती बरतनी पड़ती है। मुझे यकीन है कि आज नहीं तो कल हमारा बेटा ये जरूर समझ जाएगा कि हमने जो भी किया है वो उसके भले के लिए ही किया है। अपने माँ बाप की बात सुनकर रवि को सारी बातें समझ में आ गई। फिर कुछ सोचकर रवि अपने मम्मी पापा के पास आकर कहता है, पापा, मैंने आपकी सारी बातें सुन ली हैं। आपने जो भी किया मेरे भले के लिए ही किया है। अब मेरा फर्ज बनता है कि मैं भी आपके लिए कुछ करूं। पापा, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। आपको इलाज के लिए अमेरिका लेकर जाऊंगा और आज से आपका बिजनेस और घर की सारी जिम्मेदारी मेरी। बस आप आराम कीजिए पापा। देर आए दुरुस्त आए बेटा, तेरी बात सुनकर मुझे अच्छा लगा। पापा, हैप्पी बर्थडे। ये फूल मैं आपके लिए लाया हूँ। देखा भाग्यवान, मेरा बेटा कितना समझदार हो गया है। ये मेरे लिए फूल लेकर आया है। पापा, एक बात कहूँ, आप बिल्कुल सही कह रहे थे। मैं जिन दोस्तों के साथ वक्त बिताकर अपने आप को बहुत स्मार्ट समझता था, पर मेरे पैसे खत्म होते ही वो सारे दोस्त गायब हो गए। जब मुझे मदद की जरूरत पड़ी तो कोई भी काम नहीं आया पापा। मगर अब मैं समझ गया हूँ कि माँ बाप अगर अपनी औलाद को डांटते हैं तो वो उनके भले के लिए ही होता है। माँ बाप की डांट भी औलाद के लिए आशीर्वाद की तरह होती है। रवि के मुंह से ऐसी बातें सुनकर सिंदूरा उसे अपने गले लगा लेती है। जब जागो तभी सवेरा होता है बेटा। तुम देखना, मैं तुम्हें जल्द ही सब कुछ सिखा दूंगा। तुम बिल्कुल सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनोगे, अपने बाप की तरह। हाँ पापा, मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। आज से मैं मालिक नहीं, एक एम्प्लॉय बनकर आपकी कंपनी ज्वाइन करूँगा और आपसे हर महीने सैलरी लेकर उसी किराए के मकान में रहूँगा। जब तक मैं आपका बेटा बनने के लायक नहीं हो जाता पापा, तब तक मैं उसी किराए के घर में रहूँगा। इसके बाद रवि सचमुच में सुधर जाता है। 6 महीने के अंदर वो बिजनेस का सारा काम सीख जाता है और वापस अपने घर लौट आता है। रवि के लौट आने पर सिंदूरा और अखिल काफी खुश हो जाते हैं। अब वो चारों खुशी से अपनी जिंदगी व्यतीत करते हैं। सोनू अपनी पत्नी ममता और बेटी रानी के साथ एक छोटे से घर में रहता था। सोनू कपड़े की दुकान पर काम किया करता था और बड़ी मुश्किलों से अपना दिन काट रहा था। सुनते हो, खराटे मारकर सो रहे हैं। जवान बेटी घर में है और आपको चैन की नींद आ रही है। क्या हुआ? सुबह सुबह क्यों बड़बड़ा रही हो? अरे बड़बड़ाओ नहीं तो और क्या करूं? तुम्हें तो लड़की की शादी की कोई फिक्र ही नहीं है। लड़की जवान हो गई है, थोड़ी तो फिक्र करो। फिक्र तो बहुत है, पर अच्छा रिश्ता आए तभी तो। पड़ोस में जो सुनीता है ना, उसने एक रिश्ता बताया है। कह रही थी लड़का बहुत अच्छा है, कल वो रानी को देखने हमारे घर पर आएगा। वो तो ठीक है, पर लड़की की शादी के लिए पैसा भी तो होना चाहिए। बड़ी मुश्किल से हमारा गुजारा होता है, ऐसे में रानी की शादी कैसे करेंगे? अगले दिन रानी को देखने लड़के वाले आते हैं। देखिए जी, आपकी लड़की हमें पसंद है। अब थोड़ी काम की बात हो जाए। हमारा लड़का इंजीनियर है और दहेज के तो सख्त खिलाफ है। परंतु आप गिफ्ट के तौर पर 20 तोला सोना, 5 लाख नकद और एक गाड़ी देंगे तो हम ले लेंगे। लड़के वालों की दहेज की डिमांड सुनकर दोनों सन्न रह जाते हैं। लड़का अच्छा है, पढ़ा लिखा है और कामयाब है। ये तो ठीक है, पर लड़की की शादी के लिए दहेज कहाँ से लेकर आऊं? बिना दहेज के तो कोई अपने लड़के की शादी हमारी लड़की से नहीं करवाएगा। दहेज तो देना ही होगा ना। अगर ये रिश्ता टूट गया तो अच्छा रिश्ता मिलना बहुत मुश्किल है। कहीं से भी करके दहेज का इंतजाम करना ही होगा। हाँ, सेठ से भी उधार मांगू तो इतना उधार तो सेठ भी नहीं देगा। सोनू अपनी दुकान के सेठ से बात करता है, पर वह भी उधार देने से मना कर देता है। सोनू घर जब वापस आता है तो ममता उसको काफी ताने देती है। यह सब सुनकर वो बहुत दुखी हो जाता है और जंगल की ओर चल पड़ता है। चलते चलते वो रास्ता भटक जाता है
और एक नदी के किनारे जाकर बैठ जाता है। अरे ये मैं कहाँ आ गया? रानी की शादी की चिंता में इतना खो गया कि मुझे रास्ते का पता ही नहीं चला। यहाँ से तो मुझे घर का रास्ता भी नहीं पता। शाम होने को है, अब तो वैसे भी रास्ता नहीं मिलेगा। चलते चलते प्यास भी लगी है। चलो अच्छा है कि पास में नदी दिख रही है, मैं इसी में से पानी पी लेता हूँ। सोनू जैसे ही पानी पीने के लिए उस नदी में हाथ डालता है तो उसमें से एक राक्षस निकलकर बाहर आता है। और जिसे देखकर सोनू डर जाता है। मानो तुम इस नदी का पानी नहीं पी सकते। इस नदी पर मेरा कब्जा है। मेरी इजाजत के बिना यहाँ कोई पानी नहीं पी सकता। मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, मुझे थोड़ा सा पानी दे दो। पानी पीकर तू क्या करेगा? तुझे तो मैं खा जाऊंगा, क्योंकि मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ। भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। इतने दिनों बाद एक मनुष्य मिला है, उसे भी भगवान के लिए छोड़ दूं? नहीं नहीं, आज तो मैं तुझे खा जाऊंगा और अपनी भूख मिटाऊंगा। राक्षस की बात सुनकर सोनू रोने लग जाता है। उसको रोता हुआ देखकर राक्षस उससे पूछता है, कहते हैं मरने वाले की आखिरी इच्छा पूरी करनी चाहिए। बताओ तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? मेरी जो आखिरी इच्छा है वो आप पूरी नहीं कर सकते। मैं तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। बताओ क्या बात है? मैं एक गरीब आदमी हूँ और मेरी एक बेटी है जिसकी शादी करनी है। रिश्ता पक्का हो सकता है, पर उसके ससुराल वालों ने दहेज मांगा है। अगर मैंने दहेज नहीं दिया तो रिश्ता नहीं हो सकता। मेरे पास उसकी शादी कराने के लिए पैसे नहीं है। तो तू क्या चाहता है? मैं उसकी शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे दहेज के लिए पैसे दे सकते हो? शादी के दूसरे दिन ही मैं यहाँ वापस आ जाऊंगा, फिर तुम मुझे शौक से खा लेना। सोनू की बात सुनकर राक्षस का दिल पिघल जाता है। ठीक है, ये लो पैसे और जाओ अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करो। मगर याद रहे, शादी के दूसरे दिन मेरा भोजन बनने के लिए तुम यहाँ वापस आ जाना, वरना मैं तुम्हारे घर पर आकर तुम्हारे पूरे खानदान को खा जाऊंगा। मैं आपको वचन देता हूँ, बेटी की शादी करके दूसरे दिन ही मैं यहाँ वापस आ जाऊंगा। ठीक है। शैतान के दिए हुए पैसों से सोनू अपनी बेटी की शादी करके विदा कर देता है। फिर दूसरे दिन अपना वचन निभाने सोनू नदी की ओर जाने की तैयारी कर रहा है। अरे कल ही तो बेटी विदा हुई और तुम कहाँ घूमने चले गए? हाँ, तुम अपना ध्यान रखना ममता, मेरे जाने का वक्त आ गया है। ऐसे कहाँ जा रहे हैं जो मुझे ध्यान रखने के लिए कह रहे हो? हाँ, ये मैं तुम्हें नहीं बता सकता। वैसे भी तुम सारी बातें कहाँ बताते हो? अभी भी नहीं बताओगे तो क्या फर्क पड़ता है? रुको, मैं रोटी बांध देती हूँ, दोपहर को खा लेना। हाँ ठीक है। ममता सोनू को 2 रोटी बांधकर देती है। सोनू उन रोटियों को लेकर उसी जंगल में पहुंच जाता है, पर मौत के मुंह में जाने से पहले रोटी खाने का उसका बिल्कुल भी मन नहीं करता। इसीलिए वो जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। अब मैं अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो चुका हूँ। बेटी अपने घर में खुश रहेगी और ममता अपना जीवन खुशी से व्यतीत कर लेगी। अब तो मुझे राक्षस खा भी जाए तो मुझे कोई गम नहीं। तभी उसकी नजर एक गिलहरी पर पड़ती है जो बहुत ही भूखी होती है। उसकी भूख को समझकर सोनू गिलहरी को दोनों रोटी खिला देता है। रोटी खाकर गिलहरी वहाँ से चली जाती है। उसको संतुष्ट देखकर सोनू को बहुत खुशी होती है। मुझे खुशी है कि मरने से पहले कम से कम मैंने एक नेक काम तो किया, किसी भूखे को पेट भर खाना तो खिलाया। चलो, राक्षस मेरा इंतजार करता होगा, मुझे वहाँ पहुँचना होगा, नहीं तो ममता की जिंदगी भी खतरे में पड़ सकती है। सोनू राक्षस से मिलने के लिए उस नदी की ओर चल पड़ता है और वहाँ पर जाकर राक्षस को आवाज लगाता है। राक्षस जी, अरे ओ राक्षस जी, आप कहाँ पर हैं? तो तू आ गया मानव? जी हाँ, मैं आ गया हूँ। अब मुझे आप खाकर अपनी भूख मिटा सकते हैं। तुम्हें यहाँ आने में डर नहीं लगा? मैंने वचन जो दिया था कि मैं अपनी बेटी की शादी करा के दूसरे दिन वापस आ जाऊंगा। सोनू, तुम चाहते तो मुझे नष्ट करने का उपाय भी सोच सकते थे, पर तुमने ऐसा नहीं किया। तुम अपनी मौत से मिलने दोबारा मेरे पास चले आए।
मेरी बेटी की शादी करने के लिए मैंने आपसे कुछ सांसें और थोड़ा सा धन लिया था और बदले में मैंने आपके पास आने का वचन भी दिया था, इसीलिए मैं वापस आ गया। तुम तो बहुत ईमानदार निकले। अच्छा चलो मेरी एक पहेली का उत्तर दो। जाते जाते भी तुम मेरी परीक्षा लेना चाहते हो? हाँ ठीक है, पूछो। वो कौन सी चीज है जिसमें सब कुछ लिखा हुआ होता है पर उसे कोई भी पढ़ नहीं सकता? थोड़ा सोचकर सोनू उत्तर देता है। इसका उत्तर है किस्मत। किस्मत में सब कुछ लिखा हुआ होता है मगर उसे कोई पढ़ नहीं सकता। वाह, बहुत ही सुंदर जवाब दिया तुमने। तुम ईमानदार के साथ साथ ज्ञानी भी हो। वो सब तो ठीक है मगर कुछ ही पल में मेरा ज्ञान और ईमानदारी आपका निवाला बन जाएंगी। तुम चाहो तो अपनी जान बचा सकते हो। वो कैसे? अपनी जान बचाने के लिए तुम्हें मेरी जय जयकार पुकारनी होगी। बोलो शैतान जिंदाबाद। ये नहीं हो सकता। जितनी ईमानदारी के साथ मैं तुम्हारे पास मरने चला आया उतनी ही ईमानदारी के साथ मैं अपने भगवान की पूजा करता हूँ। सोनू का जवाब सुनकर राक्षस देवता में परिवर्तित हो जाता है। प्रभु आप कौन है? मैं इस जंगल का देवता हूँ और मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। तुम ईमानदार होने के साथ साथ एक सच्चे भक्त और परोपकारी भी हो। तुमने मेरी पहेली का उत्तर भी दे दिया और एक भूखी गिलहरी को खाना भी खिलाया। तुम सच में एक नेक दिल इंसान हो। मैं तुम्हें जीवन दान देता हूँ और तुम्हें आशीर्वाद भी देता हूँ कि तुम धन धान पूर्ण रहोगे और परोपकार करते हुए अपना जीवन व्यतीत करोगे। तुम्हें सभी लोग अच्छे इंसान की तरह पहचानेंगे। तथास्तु। फिर सोनू अपने घर की ओर चल पड़ता है। वो अपने घर पहुंचता है तो वहाँ एक आलीशान बंगला होता है। यह देखकर वो खुश हो जाता है। सोनू को देख ममता वहाँ आकर खुशी खुशी उससे बोलती है, तुम कहाँ चले गए थे? यहाँ तो सब कुछ बदल गया है। ये देखो हमारा नया बंगला। ये सब कहाँ से आया तुम्हें पता है क्या? नहीं, मेरी 2 पल के लिए सिर्फ आँख क्या लग गई। यहाँ पर तो सब कुछ बदल गया। ये सब वन देवता की कृपा है। वन देवता? हाँ। सोनू ममता को सारी बात बताता है जिसे सुनकर ममता भी बहुत खुश होती है। फिर सोनू और ममता हंसी खुशी ईमानदारी और परोपकारी के साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं। बलराम अपने कुत्ते बाबू को अपने बेटे विकी से भी ज्यादा प्यार करता था। विकी हमेशा बाबू पे इसी बात पे गुस्सा रहता था कि उसका बाप अपने कुत्ते को इतना ज्यादा प्यार क्यों करता है। एक दिन विकी अपने पिता बलराम से कहता है, पिताजी मुझे थोड़े पैसे चाहिए। मुझे अपने दोस्तों के साथ पार्टी करनी है। पैसे क्या पेड़ पर लगते हैं? जब देखो मुझसे पैसे ही मांगते रहता है। अपने आप मेहनत करो, खुद कमाओ और खुद खाओ। पिताजी आप मुझे थोड़े से भी पैसे नहीं दे सकते, जबकि आप इस कुत्ते के लिए इतना खर्च करते हो। इसे रहने और पहनने के लिए भी महंगे कपड़े लेकर आते हो। क्या मैं आपका बेटा नहीं हूँ? खबरदार, इसे कुत्ता कहा तो ये मेरे लिए मेरे बच्चे से बढ़कर है। जानता ही क्या है इसके बारे में? आइंदा इसे कुत्ता मत कहना। ये मेरा बेटा है, कुत्ता नहीं। कुत्ते को कुत्ता ना बोलो तो क्या बोलो पिताजी? इतना खर्चा मुझ पर करते तो मैं भी आपको बहुत प्यार करता, कुत्ते से भी ज्यादा। अरे पगले, तू तो मुझसे इसलिए प्यार करता है क्योंकि मैं तुझे पालता पोसता हूँ, तुझ पर खर्च करता हूँ। लेकिन ये बेजुबान जानवर तो बिना किसी लालच के मुझसे प्यार करता है। विक्की गुस्से में बिना खाए सो जाता है। उसी रात उनके घर में चोर आ जाते हैं। तभी बाबू भौंक भौंक कर सबको जगा देता है। यह देख चोर भाग जाते हैं। फिर बलराम बाबू को गले लगाते हुए प्यार से कहता है, मेरे बच्चे, एक तू ही है जो अपना फर्ज समझता है और मेरी निस्वार्थ सेवा करता है। वरना कुछ लोग तो मुफ्त की रोटियां ही खाना जानते हैं। उन्हें ना कुछ काम करना है और ना ही जिंदगी में कुछ बनना है। बस बाप के पैसों पे आवारागर्दी करना है। बस पापा, आज तो हद ही हो गई। आज कुत्ते की तुलना मुझसे कर रहे हो। आज मैं इसे घर से निकाल कर ही रहूंगा। ए कुत्ते, चल निकल यहाँ से। विक्की जैसे ही बाबू को भगाता है, बलराम उसे रोक देता है। रुक जा, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे बाबू को घर से निकालेगा? खबरदार, आज के बाद तूने अगर ऐसा सोचा भी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बस पापा, बहुत हुआ। आज या तो ये कुत्ता घर में रहेगा या मैं रहूंगा। मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूँ। आप रहो अपने इस कुत्ते के साथ। देखता हूँ ये आपके कैसे बुढ़ापे का सहारा बनेगा।
ठीक है, तुझे जाना है तो चला जा, लेकिन याद रखना मैं तुझे अपनी जायदाद से फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। देखता हूँ तेरी ये अकड़ कब तक बनी रहती है। विक्की घर छोड़कर जाने लगा। तब बाबू विक्की को रोकने का प्रयास करता है, पर विक्की उसे लात मारकर वहाँ से चला जाता है। जाते हुए विक्की को दरवाजे में खड़ा बाबू देखता रहता है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। विक्की जा रहा होता है तो पड़ोस वाले रामू काका उसे रोक कर कहते हैं, विक्की बेटा, अपने पिता पर गुस्सा नहीं करते। आखिर है तो वो तेरा बाप ही। तुझसे प्यार करते हैं, तेरी भलाई के लिए ही कुछ बोला होगा। काका, कैसा बाप और कैसी भलाई। आपको पता नहीं, वो मेरा बाप नहीं, बाप के नाम पर कलंक है। वो मुझसे ज्यादा अपने कुत्ते से ज्यादा प्यार करता है काका। आज मैंने उनसे थोड़े से पैसे मांगे तो उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया काका। बेटे बैठ, मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूँ। एक गांव में एक किसान रहता था जो सेठ के यहाँ नौकरी करता था। सेठ एक नंबर का बेईमान था। एक दिन किसान का बेटा बीमार पड़ा और उसे पैसों की जरूरत पड़ी, तो वो सेठ के पास गया। सेठ जी, मेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब है, मुझे पैसों की जरूरत है, मुझे कुछ पैसे उधार दे दो। अच्छा, तो तेरे बेटे की तबीयत खराब है और तुझे पैसे की जरूरत है ना? हाँ। अरे भाई, बिना गारंटी की तो मैं पैसा दूंगा नहीं ना। तेरे पास गिरवी रखने के लिए कुछ है क्या? अगर है तो गिरवी रख और पैसे ले जा, कसम धंधे की। उस जरूरतमंद किसान ने अपने बीमार बेटे के इलाज के लिए अपने घर और जमीन के कागजात दे दिए। बदले में सेठ जी ने उस किसान को थोड़े से पैसे दिए और उस पैसे से किसान ने अपने बेटे का इलाज करवाया। कुछ महीनों बाद किसान कुछ पैसे जोड़कर अपने कागजात वापस लेने सेठ जी के पास गया। सेठ जी, ये लीजिए आपके पूरे पैसे। अब आप मुझे मेरे घर के और जमीन के कागजात मुझे वापस लौटा दो। कागजात? कौन से कागजात भाई? मैंने तुमसे कोई कागजात वागजात नहीं लिए हैं। अरे झूठ मत बोलिए साहब, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। तेरी बर्बादी से मुझे क्या लेना देना भाई? कसम धंधे की मैं झूठ कभी नहीं बोलता। तेरे कोई कागजात मेरे पास नहीं है तो नहीं है। ऐसा मत बोलो सेठ जी, वो मेरे पूर्वजों की संपत्ति है। मजबूरी के कारण मैंने आपके यहाँ गिरवी रखे थे। मुझे मेरे कागजात लौटा दो सेठ जी। अरे भाई, तू पागल हो गया है क्या? भला थोड़े से पैसे के लिए कौन अपनी जमीन और जायदाद गिरवी रखता है? ऐसी बहकी बातें मत कर और चला जा यहाँ से। यहाँ तेरा कोई कागजात वागजात नहीं है भाई। बेटे, वो किसान बहुत गिड़गिड़ाया, लेकिन सेठ जी ने उसकी एक नहीं सुनी। आखिर में उदास होकर किसान घर आ गया। किसान बहुत उदास था। फिर वो एक बूढ़े के पास गया और उसने अपना सारा दुख उसे सुनाया। बेटा, तू चिंता मत कर, भगवान सब सही करेगा। बूढ़ा ये बोल ही रहा था, तभी एक छोटा सा पिल्ला कुछ कागज अपने मुंह में दबाए उस किसान के पास आया। किसान ने कागज को खोल कर देखा तो वो उसकी जमीन के कागजात थे। किसान ने उस कुत्ते को गले लगाया और कागजात और कुत्ते को लेकर गांव से चला गया। कुछ समय के बाद उस किसान ने बाहर रहकर ही अपनी जमीन को बेच दिया और नया कारोबार शुरू कर दिया। किसान उस कुत्ते के पिल्ले को अपने बच्चे की तरह पालना शुरू कर दिया और मानने लगा, क्योंकि उस कुत्ते ने उसके पूर्वजों की संपत्ति उसे वापस दिलवाई थी। काका, वो कुत्ता कितना वफादार था, है ना? लेकिन आपने ये कहानी मुझे क्यों सुनाई? क्योंकि वो कहानी तेरे बाप की है। वो किसान कोई और नहीं, तेरा बाप था, और वो कुत्ता भी वही है जिसने तेरे बाप को उसकी जायदाद वापस दिलवाई थी। शायद अब तुझे पता चल गया होगा कि तेरा बाप उस कुत्ते को इतना प्यार क्यों करता है। यह सुनकर विक्की की आंखों में आंसू आ गए। मेरे पिताजी ने मेरी जान बचाने के लिए अपना घर, अपनी जमीन, सब कुछ गिरवी रख दिया था और मैं इतना एहसान फरामोश निकला कि मुझे लगता था कि वो मुझसे प्यार नहीं करते। उस दिन बाबू की वफादारी विक्की को समझ में आ गई। वो दौड़ते हुए अपने पिता के पास गया और उन्हें गले से लगाकर बोला, पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके बारे में कितना गलत सोचा था। फिर विक्की बाबू के सामने हाथ जोड़कर बोला, बाबू,
मैं तुझे जानवर समझता था, लेकिन आज मेरी आंखें खुल गई है। तू तो हमारे लिए भगवान की तरह है। मुझे माफ कर दे मेरे भाई, मुझे माफ कर दे। यह देखकर विकी के पिता की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने विकी को बड़े प्यार से गले लगा लिया। बेटे, आज तक मैंने ये सच्चाई किसी को नहीं बताई थी, ये सोचकर कि कहीं मेरे कुत्ते पर चोरी का इल्जाम ना आ जाए। और मैं चाहता था तू भी मेहनत करके तरक्की करे, इसलिए मैंने तुझे या किसी को ये सच नहीं बताया था। बेटे, मैं भी तुझे ये नहीं बताना चाहता था, लेकिन पिता और बेटे में ऐसा मनमुटाव देखकर मुझसे रहा नहीं गया और मैंने बता दिया। काका, अगर आप ये किस्सा मुझे नहीं सुनाते तो कुत्ते की वफादारी का पता मुझे कैसे चलता। अब आज से मैं इसे कुत्ता नहीं बाबू कहूँगा। बाबू, आई लव यू। एक कुत्ते की वफादारी की सच्ची कहानी ने बाप बेटे के बीच और ज्यादा प्यार बढ़ा दिया और बाबू कुत्ता और भी शौनो शौकत से उनके साथ रहने लगा। विक्की भी उसे अपना भाई मानकर उससे प्यार करने लगा। अब वे तीनों खुशी से एक साथ रहते हैं।